Good morning everyone. I welcome you all on this platform known as To Be Perfect English. आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पास्ट जो टेंस है उसको देखने वाले हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो हमारे पास चार वेरिएशन होते हैं पास्ट टेंस के, उन चारों टेंसेस के जो वेरिएशन होते हैं हमारे पास में, उन हर एक वेरिएशन को हम लोग देखते हुए चलेंगे धीरे धीरे, डे बाय डे। बट आज के इस क्लास के अंदर हमारा सारा का सारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा पास्ट सिंपल के ऊपर, जिसको आप बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट का जो चार पार्टीशन हमारे पास में होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो सारे के सारे चारों वीडियो अलग अलग सेपरेट वाइज जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और अगर या तो आप चाहते हैं उनको सेपरेट देखना तो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सी देम एज ए इंडिविजुअल, अगर आप उनको एक साथ देखना चाहते हैं, एज ए पैकेट देखना चाहते हैं, एज ए कंबाइंड स्टडी देखना चाहते हैं, मटेरियल एक ही वीडियो में आप चाहते हैं सारा का सारा आपको मिल जाए प्रेजेंट टेंस, तो भी आप देख सकते हैं। एक अलग से वीडियो जो है रिकॉर्ड किया हुआ है, तकरीबन 4 घंटे के आसपास का जो वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कम टू द पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पास्ट सिंपल। ओके, तो देखिएगा जरा ध्यान से। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल के टॉपिक पे, या इसका एक नाम और होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और इसी को हम बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो इसके 3 नाम हमारे पास में होते हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नाम मेंशन होते हैं, या फिर अलग अलग टीचर्स जो है आपको अलग अलग नाम बताते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर पास्ट सिंपल अलग होता है या पास्ट इंडेफिनिट अलग होता है, या पास्ट इंडेफिनिट अलग होता है या पास्ट पार्टिसिपल अलग होता है। तीनों एक ही होते हैं, तीनों एक ही टेंस हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के ऊपर, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग जब भी टेंस पढ़ते हैं या कोई भी अलग इंडिविजुअल टेंस हम लोग जब पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, पर्टिकुलरली टेंस का मीनिंग क्या होता है। हम हमेशा अपना जो टॉपिक शुरू करते हैं वो यहीं से करते हैं कि व्हाट डज द मीन टेंस, टेंस का मीनिंग क्या होता है। और टेंस का मीनिंग मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बता रखा है कि टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट सर टेंस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। ओके, तो याद रखिएगा, उसी बात को हम लोग कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर भी देखने की कोशिश करेंगे कि सर जो टेंस होता है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हमारे पास में हो, इवन इट इज प्रेजेंट, इट इज पास्ट और इट इज फ्यूचर, इट रियली डजंट मैटर दैट विच एवर द टेंस वी हैव। ओके, तो याद रखिएगा, जो भी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आती है हम टेंस के अंदर उसको याद रखते हैं सबसे पहले तो। ओके, उसके ऊपर फोकस रखेंगे। और नेक्स्ट में जो हमारे पास में क्या आती है, मेन वर्ब हमारे पास जो मौजूद होती है, हमारे को फोकस उस पर करना होता है। ओके, या फिर आप इनको सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हो कि अगर हमारे पास में किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता लग जाए, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में आइडिया हो जाए, तो हम उस टेंस को इजीली क्या कर सकते हैं, क्रैक डाउन कर सकते हैं। यस और नो? तो हम पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट पार्टिसिपल का जो टेंस हमारे पास में है उसमें भी क्या करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को ही सबसे पहले देखने वाले हैं, सो दैट चीज़ें हमारे पास में आसानी से होती हुई चली जाए और हम एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्यूशन पे लेके चले। ओके, उसके बाद में इस वीडियो के अंदर कोशिश ये रहेगी कि जितने भी डाउट्स रिलेटेड टू योर पास्ट सिंपल टेंस होते हैं उन सबको धीरे धीरे सोल्व कर दिया जाए, सो दैट हैव पेशेंस। कोशिश रखिएगा कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच करके जाएं, ताकि आपको अच्छे से जो है वीडियो का क्वालिटी जो आपको मैं देना चाहता हूं वीडियो के अंदर पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, वो आपको इजीली मिल सके। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम हर टेंस में करते हैं, हम इसके पैटर्न बनाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो पैटर्न हमारे पास बनता है वो बनता है पॉजिटिव पैटर्न। ओके, फिर हम लोग जो पैटर्न बनाते हैं वो बनाते हैं कौन सा, नेगेटिव पैटर्न। ओके, पिछले हर टेंस में हमने यही पैटर्न फॉलो किए हैं और यही हमारा जो है वो सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चलता हुआ आया है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव पैटर्न, सेकंड नेगेटिव पैटर्न, और जो थर्ड पैटर्न हमारे पास में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव पैटर्न। ठीक है, हमें इन पैटर्न्स को चेक करते हुए ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि आने वाले टेंस में जो हमारे पास टेंस है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी मेन वर्ब होती है, और इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य बैठता है, इट मीन्स क्या रिलेशन बैठता है इन दोनों के बीच में। देखिएगा जरा ध्यान से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक टेंस की जो शुरुआत होती है, या फिर हर एक जो आपका सेंटेंस बनता है उसकी जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, और उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट उसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से
यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को इनिशियल लेवल पे लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट को आप इसके एंडिंग पॉइंट पे रखते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ऐसी जगह होती है सेंटेंस के अंदर जहाँ पे आपकी नाउन या प्रोनाउंस काम में आती है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारा मेन मकसद क्या है, टू अंडरस्टैंड हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन दैट पर्टिकुलर टेंस, यस और नो। तो याद रखिएगा पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट जो भी टेंस आप बोलना चाहें, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव पैटर्न के अंदर याद रखिएगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में नहीं आती है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज कर लेते हैं। और जबकि हमें जब क्या बनाना होता है, नेगेटिव वर्जन बनाना होता है इसका, तो मैंने आपको कहा था कि सर जब नेगेटिव वर्जन बनाएंगे तो हम लोग किसको लेके आएंगे, नोट को लेके आएंगे, है ना। और नोट हमेशा नंबर 3 पर प्लेस होता है। इसका मतलब इसके पहले हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यस और नो। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है तो मैंने आपको बताया है कि नोट जो होता है वो अपने साथ में 3 क्वालिटीज़ कंटेन करता है ना। कौन कौन सी? नोट ये बोलता है कि मैं हमेशा नंबर 3rd पे आऊँगा। सेकंड बात ये बोलता है कि मैं अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आऊँगा। और तीसरा बोलता है कि अगर कोई 2 हेल्पिंग वर्ब मेरे पास में रहेंगी तो मैं उनके बीच में लगूंगा। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा जरा ध्यान से, पास्ट सिंपल के अंदर क्या हमारे पास में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, हमारे पास नहीं है ना। जब नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, डिड। क्या बोलते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये डिड कहाँ से आती है, इसका क्या ओरिजिनेट होता है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे ये लैंग्वेज में काम करती है, ये सारा का सारा अगर आपको जानना है तो आपको वर्ब का जो टॉपिक सबसे बेसिक जो वर्ब है, मास्टर चार्ट ऑफ वर्ब जो है, वहाँ मैंने आपको बता रखा है। तो प्लीज़ आप उसको जरूर देख लीजिएगा सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि यहाँ से हम लोगों ने ये जो वर्ब ली है वो कैसे ली है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नोट, और अब उसके बाद में याद रखिएगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पास्ट सिंपल का जो पॉजिटिव पैटर्न हमारे पास में होता है वहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बिकॉज वहां पे क्या नहीं होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव वर्जन बनाते हैं, इट मीन्स कि जब इसको नोट से इंक्लूड करते हैं तो उसके साथ में हमें डिड हेल्पिंग वर्ब लेके आनी होती है। ओके ना, बिकॉज नोट क्या बोलता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आऊंगा। और हमारे पास में डू डज 3, डू डज डिड, हमारे पास में 3 क्या होती है, प्राइमरी वर्ब्स होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिनमें से एक जो डिड हमारे पास में है वो हम यहाँ इस टेंस में काम में लेते हैं। क्लियर। उसके बाद में एक बात मैंने आपको वहां पर तब भी बताई थी, मैं दोबारा बताता हुआ चलूं कि डू डज डिड जो हमारे पास में होता है, अगेन डू डज डिड जो हमारे पास वर्ब्स होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, ये हमेशा अपने साथ में बेस फॉर्म लेती है। कौन सी फॉर्म लेती है, बेस फॉर्म, जिसको आप क्या बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हो। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव पैटर्न बनाना है ना। तो इंटरोगेटिव पैटर्न बनाना उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों को आ गया होगा इजीली। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, नोट तो हम लेंगे नहीं काम में, बिकॉज हम सिर्फ इंटरोगेटिव पैटर्न बना रहे हैं, है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो हम नोट को भी इंक्लूड कर लेते, अदरवाइज हम इसको स्किप कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और हम आगे क्या लेके आएंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएंगे, फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। व्हाई, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, है ना। अगर डिड नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ना तो नेगेटिव में ना इंटरोगेटिव में, तब हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को काम में लेते हैं। क्लियर। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बिकॉज इंटरोगेटिव पैटर्न हमारे पास में है। ठीक है। और जब पॉजिटिव पैटर्न होता है, नेगेटिव पैटर्न होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हमेशा फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, पास्ट सिंपल टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पास्ट सिंपल का एक नाम पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। हर टेंस की तरह इस टेंस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं जानने की कि क्या रिलेशन बनता है टाइम के सीक्वेंस के अंदर मैं बात करूं तो एक्शन का क्या सीक्वेंस बनता है, वो हम कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है। उसी सीक्वेंस में पास्ट सिंपल के अंदर हम लोगों ने 3 पैटर्न बनाए। सबसे पहले पॉजिटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न एंड इंटरोगेटिव पैटर्न। पॉजिटिव पैटर्न क्या होता है, जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट को लेते हैं। ओके, ये सबको मालूम है, सब्जेक्ट सबसे शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट सबके लास्ट में आता है। हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब पे। क्लियर। तो याद रखिएगा पास्ट सिंपल के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें, तो याद रखिएगा मैं आपको बताऊं याद कैसे रखना है।
अगर आपको मालूम हो तो प्रेजेंट सिंपल हमने जब सबसे पहला टेंस शुरू किया था, जब हमने प्रेजेंट सिंपल सबसे पहला टेंस शुरू किया था, तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन हमारे पास बनी थी, जहां पे प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव पैटर्न में हम लोगों ने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। बात समझ में आ रही है? और वहां पर हमने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया था? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, इंक्लूडिंग एस और ईएस। यस और नो? शायद उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो वहां पर प्रेजेंट का जो फर्स्ट टेंस है, वहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। अब ये पास्ट का फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट का टेंस का फर्स्ट नंबर है ना भाई। पास्ट सिंपल से शुरू होता है पास्ट टेंस आपका, फिर पास्ट कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है। ओके, तो पास्ट सिंपल क्योंकि सेकंड नंबर का टेंस है, प्रेजेंट फर्स्ट नंबर का टेंस हो गया, पास्ट सेकंड नंबर का टेंस हो गया, तो सेकंड नंबर का टेंस है, इसलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अब ये एक तरीका है सिर्फ याद रखने का, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप इस नियम के ऊपर स्टिक हो जाए, ये कोई नियम भी नहीं है देखा जाए तो, ये सिर्फ एक तरीका है याद रखने का, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज रह जाए कहीं ना कहीं पे, ठीक है? जब एक बार रह जाएगी तो फिर आप तैयार हो जाएंगे इसको आराम से समझने के लिए, ठीक है? आइए आगे। नेगेटिव पैटर्न के अंदर क्या होता है? हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। व्हाई? बिकॉज नोट बोलता कि मैं तब तक आऊंगा ही नहीं सेंटेंस के अंदर जब तक मेरे से पहले क्या नहीं आएगी? हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब लेके आए। तो याद रखिएगा, डिड जो होती है वो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है। कोई अगर आपसे पूछे कि सर पास्ट सिंपल टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब होती है या नहीं होती है, तो आपको आंसर नेगेटिव में नहीं देना है कि सर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। आपको आंसर ये देना है कि पास्ट सिंपल के पॉजिटिव पैटर्न में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जबकि पास्ट सिंपल के नेगेटिव पैटर्न के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। या फिर अगर कोई आपसे जनरलाइज करके पूछे कि सर इतना बता दीजिए पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं होती है, तो आपको बोलना है कि यस डेफिनेटली पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? डिड के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरी बात, डिड, डू और डज। डू और डज वो हेल्पिंग वर्ब जो हमने प्रेजेंट सिंपल में काम में ली थी, और डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो हम पास्ट सिंपल में काम में ले रहे हैं। ये तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, डज, डिड, और इन तीनों के साथ में ही बेस फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेस फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ये पैटर्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? बताओ। ठीक है, चले आगे चलते हैं, देखिएगा। अब जब हमने पैटर्न चेक कर लिया तो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिड। क्या बोलते हैं? डिड। और हर टेंस की तरह किसे हम लोग इस टेंस में भी क्या करेंगे? हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि सर जो डिड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आई है वो कौन सा सब्जेक्ट साथ में लेती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये कि यही जो हेल्पिंग वर्ब है आपका किसके साथ में आ जाएगा? आई के साथ में भी, वी के साथ में भी, यू के साथ में भी, दे के साथ में भी डिड ही आएगा। ओके, आई, वी, यू, दे, उसके बाद में ही, शी, इट और एनी नेम। ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं इन सब के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डिड आएगी। लेकिन याद रखना डिड अकेला नहीं आएगा, डिड के साथ में क्या आएगा? नॉट आएगा। बिकॉज याद रखना नॉट जो होता है वो नेगेटिव को लेता है, नेगेटिव को शो करता है ना, नेगेटिव प्रेजेंस को शो करता है, और नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। ओके, अगर आप कहेंगे सर पॉजिटिव बनाए तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आएगा? तो याद रखना पॉजिटिव स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का, वहां पे इन सब्जेक्ट के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। कौन सी फॉर्म काम में आती है? सेकंड फॉर्म काम में आती है। तो मैं ये बात यहां पर आपको लिखवा देता हूं, सो दैट आपके दिमाग में रहे कि नेगेटिव अगर हमें बनाना होता है तब तो डिड नॉट लेके आएंगे, और अगर हमें इन सब के साथ में क्या बनाना होता है? पॉजिटिव बनाना होता है स्ट्रक्चर, तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? तो आप कहेंगे सर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार फटाफट से, ताकि चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाए। देखना, मैं बोलता हूं कि अनिल वर्कड, अनिल वर्कड। अब यहाँ पे अनिल क्या है? सब्जेक्ट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है मेरा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट की प्रेजेंस में क्या हुआ? मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। किसका यूज किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। जबकि अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो याद रखिएगा, अनिल मेरा सब्जेक्ट हुआ। अब नेगेटिव बनाना है, इसका मतलब मुझे नोट लेके आना पड़ेगा नंबर 3 पे, है ना? दिस इज फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, और थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस में नोट आ गया। सेकंड प्लेस पे क्या लाना पड़ेगा? मुझे डिड लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? डिड। बिकॉज डिड क्या होता है? नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अनिल डिड नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा मेरे पास? उसके बाद में जो है ये जो वर्ब आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी आएगी बेस फॉर्म। क्या आएगी? बेस फॉर्म आएगी। क्या आएगी? बेस फॉर्म आएगी। तो ये बना मेरा पॉजिटिव स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल का, ये बना मेरा पास्ट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टेंस में आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब
वर्ब आएगी, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट सर वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब एंड स्पेशली दैट इज इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ओके। एंड डिड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती है, तो जो डिड हेल्पिंग वर्ब होती है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम रूप से आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी कितनी है टेंस में, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो जब एक हेल्पिंग वर्ब है तो यही आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ में, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यही आएगी। मतलब कि ये जो आई वी यू आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब ये प्लूरल के साथ में भी आएगी, और यही जो वर्ब आपकी है जो आप देख रहे हो डिड, यही किसके साथ में आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा पैटर्न किसी भी टेंस का है ना, एंड स्पेशली पास्ट की बात करें तो हम पास्ट सिंपल के ऊपर रहेंगे। तो पास्ट सिंपल का हमने पॉजिटिव पैटर्न चेक किया, नेगेटिव पैटर्न चेक किया, इंटरोगेटिव पैटर्न चेक किया। फिर हमने क्या किया, जो वर्ब हमारे पास में आती है डिड, जो वर्ब हमारे पास में आती है उसको डिस्कस किया। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में डिड कैसे काम आती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न तो हर कोई याद कर लेगा, लेकिन कंसेप्ट यूजेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। पास्ट सिंपल कहाँ पर काम में आता है? ओके, यूजेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूजेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो वो यूज आप लिखते हैं, वो आप जानते हैं कि सर जो भी एक्टिविटी हमारी पास्ट में हो गई है, जो भी एक्टिविटी हमारी पास्ट में हो गई है, उन सब को अगर हमें इंडिकेट करना है, हमें शो करना है प्रेजेंस में, तो हम क्या करेंगे? पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि मैंने खेला या मैं कल खेल के आया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई प्लेड यस्टरडे। यस और नो? इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जांपल जो पास्ट से रिलेटेड होता है आप उसको पास्ट सिंपल के थ्रू बनाते हैं। यस और नो? तो ये चीज़ तो हम जानते हैं। क्या मैं लिखवाता शुरू करूँ थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास में। याद रखिएगा कि जब कोई भी इवेंट किस में होती है? पास्ट में हो। ठीक है, जब कोई भी इवेंट पास्ट में हो तो हम किसको यूज करेंगे? पास्ट सिंपल को यूज करेंगे। ओके, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ थोड़ा डीप जाके कि सर पास्ट में इवेंट शुरू हो रही है और उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में पड़ रहा है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे करेंगे। लेकिन पहला कंसेप्ट देखिए जो सब बच्चों को याद रहता है, जो नॉर्मल है। क्या? जो ये है सामान्य कि सर जब इवेंट किस टेंस में होती है? पास्ट टेंस में होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। क्लियर? कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा, मैं समझाना शुरू करूं। मैंने बोला सुमित कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सुमित स्टडीड यस्टरडे। ओके, अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आप देखते ही पहचान जाओगे कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सब्जेक्ट आया, इसका मतलब पास्ट सिंपल है। और सुमित स्टडीड यस्टरडे, सुमित ने कल पढ़ाई की। क्लियर है? तो ये तो वो कंसेप्ट हो गया जो जनरलाइज है, जो जनरल है, लेकिन हमें थोड़ा सा डीप स्टडी करना है। याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा, बार बार कहता हुआ चल रहा हूं कि टेंस को इस प्रकार से पढ़ेंगे एक ही वीडियो के अंदर, पर्टिकुलर उस टेंस को, जिससे उस टेंस के रिगार्डिंग जितने भी आपके पास जो डाउट्स आते हैं वो सारे दूर हो जाए। देखिएगा ध्यान से। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये होता है कि याद रखना, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। टाइम, लाइफ एक्सपीरियंसेस। याद रखिएगा, मैं 3 चीजें बता रहा हूं आपको, टाइम, लाइफ एक्सपीरियंसेस, और तीसरा आप ले सकते हैं एक्शन। क्या ले सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब सर इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, क्या समझाना चाहते हो, तो समझो ध्यान से। टाइम, लाइफ एक्सपीरियंस और एक्शन, ये 3 टॉपिक याद रखिएगा, या 3 वर्ड्स याद रखिएगा एक बार। और यहां पर मैं लिख देता हूं फिनिश्ड। क्या लिख रहा हूं? फिनिश्ड। और यहां पर मैं लिख देता हूं अनफिनिश्ड। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो आपका क्लियरिटी करेगा आपके माइंडसेट के अंदर कि सर कहां पर पास्ट सिंपल टेंस आएगा और कहां पर बाकी अदर टेंसेस आएंगे, है ना। तो यहां पर एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा जो डिफरेंसेस क्रिएट करता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल टू द अदर टेंसेस? यस और नो? तो वो टॉपिक भी जो है आपका यहां पर तैयार हो जाएगा। प्लस हम लोग अपना जो कंसेप्ट है यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल, वो तो देख रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं फटाफट से। मैंने कहा फिनिश्ड और अनफिनिश्ड, मैंने 2 कैटेगरी बना दी आप लोगों के लिए। ठीक है, और 2 कैटेगरी के अंदर आपको ये तीनों जो बातें हैं वो डिस्कस करनी है। ठीक है, फिनिश्ड टाइम, फिनिश्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस और फिनिश्ड एक्शन। क्लियर है? और यही जो 3 आपको एक्शंस हैं, या यही जो 3 आपकी कैटेगरी है, वो किसके लिए आएगी? अनफिनिश्ड के लिए आएगी। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जब टॉपिक पूरा होगा तो आपको अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ, मैं क्या चीज़ डिलीवर करना चाहता हूँ। ओके, देखिएगा ध्यान से। अब इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपके पास में यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास में एक क्लॉक है। ये क्या है? हमारे पास में एक क्लॉक है। ओके, और क्लॉक के अंदर क्या होते हैं हमारे पास में? सर टाइमिंग होते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से होते कि नहीं होते हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से ही समझ में आए।
ये हमारे पास में क्या है, एक क्लॉक है। क्लियर, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। मैं अभी समझाऊंगा कि सर क्या कंसेप्ट होता है, कहां पर हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, और बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, क्लॉक, क्लॉक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं एक बार समझाने के लिए और समझने के लिए कि मान लेते हैं मॉर्निंग में 7 बजे से लेके 12 बजे तक, मॉर्निंग में 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक क्या टाइम होता है, हम उसको मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग पीरियड बोलते हैं। और नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि सर जो सुबह 7 बजे का टाइम होता है वहां से लेके दोपहर के 12 बजे तक का, सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम आप देख रहे हैं, ये जो टाइम आप सारा का सारा देख रहे हैं, ये जो टाइम आप सारा का सारा देख रहे हैं, इस टाइम को हम किस नाम से कंसिडर करते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग टाइम। कौन सा टाइम बोलते हैं, मॉर्निंग टाइम। ठीक है, एक नॉर्मल व्यू दे रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझिएगा। एक एग्जांपल के तहत समझा देता हूं फटाफट से कि ये एक क्लॉक है। इस क्लॉक में मान लेते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम हमारे पास में है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे दिन के। ओके, यहां पे हमने इसको मॉर्निंग पीरियड कंसिडर किया है। क्लिक, ये समझ में आ गई बात। अब चलते हैं आगे। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। मैं 2 एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं और आपको चीजें समझाना शुरू करता हूं कि सर क्या कंसेप्ट होता है, कहां पर पास्ट सिंपल आता है और कहां पर बाकी अदर टेंसेस आते हैं। ठीक है, देखिएगा। मैंने बोला आई ड्रिंक कॉफी टुडे, और दूसरा मैं बोलता हूं आई हैव ड्रंक कॉफी टुडे। ये 2 क्या है, स्टेटमेंट है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है, अगर आपके पास लेटर्स या वर्ड्स छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो कोशिश ये करना कि 1080 की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर इस वीडियो को देखना, सो दैट आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा सा जो वर्ड्स को है बड़े बड़े लिख दिया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस क्लॉक के तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां पर हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे और कहां पर हम अदर टेंसेस का यूज करेंगे। यस और नो, देखिएगा ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई ड्रिंक कॉफी टुडे। क्लियर, आई हैव ड्रंक कॉफी टुडे। आप कहेंगे सर दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपने टुडे का यूज किया है। यस और नो, और इस फर्स्ट सेंटेंस का मतलब होता है कि मैंने आज कॉफी पी, मैंने आज कॉफी पी, और दूसरा आई हैव ड्रंक कॉफी टुडे, मैंने भी आज कॉफी पी। भाई दोनों सेंटेंस का अगर आप हिंदी में निकालोगे तो ये निकलेगा। लेकिन जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं, पहली चीज तो आप ये समझिएगा, अपने माइंड से जो है कुछ बैरियर आप हटाने हैं आपको। वो ये हटाना है कि जैसे आप ध्यान से देखो, टुडे, टुडे एक वर्ड मीनिंग आया है हमारे पास में, है ना। और टुडे नॉर्मली कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो प्रेजेंट की होती है। ओके, टुडे कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। टुडे कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टेंस की, मतलब ये तो पास्ट टेंस हो गया ना आपका, और ये प्रेजेंट टेंस हो गया, दोनों टेंस के अंदर काम में आया है। इसका मतलब एक चीज तो ये आपको माइंड में रखनी कि टुडे हो गया, दिस डे हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया, है ना। तो टुडे, दिस डे, दिस मॉर्निंग, दिस मोमेंट, ये जितने भी आपके वर्ड मीनिंग्स हैं कहीं ना कहीं पे इनको आप बाउंड मत कर लीजिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग ही काम में आते हैं, ये आपके पास्ट के रिगार्डिंग भी काम आ सकते हैं। ये पहला चीज, ठीक है। अब ये दूसरी बात आपको बताता हूं कि कैसे काम करता है। मैंने क्या कहा कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आप उसको मॉर्निंग टाइम कंसीडर करेंगे। यस और नो। तो अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप ये वाला सेंटेंस बोलते हैं आई ड्रैंक कॉफी टुडे, इसका मतलब ये है कि आप अब 12 बजे के बाद कहीं पर टाइम पर स्टैंड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये सेंटेंस बोला आई ड्रैंक कॉफी टुडे, इसका मतलब अब आप 12 बजे के बाद में चाहे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 6, 7 या रात की कोई भी टाइम बजे, है ना। तो अगर आपने ये टाइम क्रॉस कर दिया है, अगर आप इस टाइम को क्रॉस कर चुके हो, इस पर्टिकुलर पीरियड को आप क्रॉस कर चुके हो, उसके बाद अगर आपको बोलना है कि मैंने आज कॉफी पी, तो आपको उसके अंदर पास्ट टेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? पास्ट टेंस का यूज करना है। क्लियर। लेकिन वहीं पर अगर मान लेते हैं आप 7 बजे उठे, आपने 8 बजे कॉफी पी और 10 या 11 बजे आपका दोस्त आपसे पूछता है आपने आज क्या पिया, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव ड्रंक कॉफी टुडे, कि मेरे अभी क्या पी है? कॉफी पी है। क्यों? क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो पूरा हुआ नहीं है। मैं यही समझाना चाहता हूं कि फिनिश्ड टाइम का हम यूज कब करेंगे? कि जब आपके पास टाइम जो है वो फिनिश हो जाए, जब आप उस पीरियड ऑफ टाइम से आगे निकल जाए, तो आपको किसका यूज करना है? पास्ट का यूज करना है। और अनफिनिश्ड टाइम, मतलब अगर अनफिनिश्ड टाइम आपके पास रहता है, इस टाइम पीरियड के अंदर ही अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि आपने कॉफी पी कि नहीं पी, तो आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो याद रखिएगा
फिनिश्ड टाइम के साथ में तो आप यूज करते हैं किसका, पास्ट सिंपल का। किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जबकि अनफिनिश्ड जो टाइम होता है, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं थोड़ा सा आपको, अनफिनिश्ड जो टाइम हमारे पास में होता है उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, तो याद रखिएगा उसके लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आई? देखो दोबारा समझो, ये एक हमारे पास टाइम ऑफ पीरियड है, ये हमारे पास टाइम ऑफ पीरियड है ना, ये टाइम ऑफ पीरियड है। ये टाइम ऑफ पीरियड पूरा होने के बाद में अगर आप इस टाइम ऑफ पीरियड से जुड़े हुए सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, देन यू विल यूज पास्ट सिंपल। क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल यूज करेंगे। लेकिन अगर तो आप इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हैं, अगर तो आप इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हैं, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आएगी, जिनको लगेगा सर ये तो चीजें और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने की। देखिएगा ध्यान से कि आज मान लेते हैं दिसंबर का मंथ आपके पास चल रहा है। क्या चल रहा है, दिसंबर का मंथ आपके पास चल रहा है और 2024 ईयर आपके पास में है। अब एक बात बताओ, क्या दिसंबर का महीना पूरा हो गया? क्या दिसंबर का महीना पूरा हो गया? क्या आप कहेंगे सर अभी तो पूरा नहीं हुआ दिसंबर का महीना, अभी तो पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आज जो है वो डेट कितनी है, 13 दिसंबर। आज कौन सी डेट है, 13 दिसंबर। इसका मतलब दिसंबर का महीना पूरा नहीं हुआ। अब अगर मान लेते हैं मुझे क्या करना है, 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। मुझे 2 सेंटेंसेस बनाने में कैसे बनाता हूं, देखना ध्यान से। मैंने बोला कि दिसंबर 2024 वॉज ए चैलेंजिंग ईयर, चैलेंजिंग मंथ, ओके, वॉज अ चैलेंजिंग मंथ। क्लियर? एक तो मैंने ये सेंटेंस लिखा कि दिसंबर 2024 वॉज अ चैलेंजिंग मंथ। क्लियर? एक मैं ये लिखता हूं कि दिसंबर, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, है ना, मैं समझा दूंगा अभी। दिसंबर 2024 हैज बीन ए चैलेंजिंग मंथ। अगेन मैंने यहां पर एक जगह पास्ट सिंपल का यूज किया और एक जगह मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। और अब आपको शायद चीजें समझ में आएगी कि सर जो अनफिनिश्ड टाइम हमारे पास में होता है, जो अनफिनिश्ड टाइम है, देखो ना आप ध्यान से, आज दिसंबर की 13 डेट हुई है, सिर्फ कितनी डेट हुई है, 13 डेट हुई है। इसका मतलब दिसंबर बाकी है। और अगर हमें अनफिनिश्ड टाइम के लिए कोई बात बोलनी है तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन मान लेते हैं कि हम जनवरी में पहुंच गए, नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए, है ना, तो अगर हमें बात करनी है कि सर दिसंबर 2024 मेरे लिए चैलेंजिंग ईयर था, तो आप उसको पास्ट में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, पास्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। क्लियर? अब एक लास्ट एग्जांपल से आपको और समझा दूं ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? आप मुझे बताएं कि ये वाला स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप मुझे बताएं सोच के समझ के कि ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ सही है या नीचे लिखा हुआ सेंटेंस ठीक है। तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर ऊपर जो लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज 2020 जो है वो पास्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? पास्ट हो चुका है। और मैंने आपको कहा कि जो समय आपका बीत जाए, पूरा का पूरा जो टाइम ऑफ पीरियड पूरा बीत जाए, याद रखिएगा पूरा बीत जाए, 2020 कंप्लीटली हमारा क्या हो चुका है, बीत चुका है, तो हम वहां पे यूज करेंगे पास्ट सिंपल को। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टाइम ऑफ पीरियड यूज करना है जिसका अभी अनफिनिश्ड टाइम है, जिसका टाइम कैसा है, अनफिनिश्ड टाइम है, तो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल टू प्रेजेंट सिंपल। क्लियर? यस और नो? तो चलो हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि सर फिनिश्ड टाइम के साथ में हम कैसे यूज करते हैं पास्ट सिंपल को। ठीक है, अब आते हैं आगे, फिनिश्ड लाइफ एक्शंस। फिनिश्ड लाइफ एक्शंस देखना ध्यान से। मैं यहां पर एग्जांपल लेना शुरू करूं और आपको बताना शुरू करूं कि सर अगर आपसे कोई पूछे हैव यू बीन टू आगरा, हैव यू बीन टू आगरा, ध्यान से देखना, हैव यू बीन टू आगरा। आप कहेंगे सर पास्ट सिंपल पढ़ा रहे हो लेकिन बार बार प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हो। वो इसलिए कर रहा हूं सो दैट आपकी जो कंफ्यूजन है सारी की सारी इस वीडियो के रिगार्डिंग वो दूर हो जाए। वो जो कंफ्यूजन आपके माइंड सेट में रहते हैं, जो डाउट्स रह जाता कहीं ना कहीं पे, आप पढ़ते सब कुछ हो, है ना, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं तो इसी से जुड़े हुए कुछ आते हैं और वहां पर आप कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाते हो। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा, हैव यू बीन टू आगरा,
हैव यू बीन टू आगरा, क्या कभी आप आगरा गए हो? तो आपका आंसर निकलेगा सर डेफिनेटली या तो यस निकलेगा या क्या निकलेगा, आंसर में नो आएगा। यस और नो? अगर यस आएगा तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव। ओके, और अगर आई हैव बीन टू आगरा, ठीक है। और अगर नो में लिखनेगा तो आप नो में क्या बोलोगे? नो आई हैव नॉट बीन टू आगरा, ऐसा ही है। तो याद रखना, हैव यू बीन टू आगरा, जब भी कोई आपका लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जब भी आप किसी लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हो, जीवन से जुड़े हुए आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि अगर वो जीवन का एक्सपीरियंस आपका फिनिश्ड हो चुका है तब तो आप उसमें किसका यूज करोगे? पास्ट सिंपल का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? पास्ट सिंपल का यूज करोगे। लेकिन अगर वो जीवन का आपका, अगर आपकी लाइफ का वो एक्सपीरियंस क्या है? अनफिनिश्ड है, तो उसमें आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे। आप कहोगे सर इसको समझाया नहीं, इसको समझा दिया मैंने। कैसे? एक बात बताओ, ये जो यू है क्या ये डेड हो गया? क्या ये डेड हो गया? नहीं। आप कहेंगे सर ये तो अभी जिंदा है ना। भाई सीधी सी बात, अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब ये इसके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी इसके पास मौका है आगे जाने का। अगर ये जिंदा है तो इसके पास अभी मौका है आगे जिंदगी में जाने का। कहां पे? आगरा जाने का। तो जब इसका टाइम फिनिश हुआ ही नहीं है, जब ये अभी डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में डाल सकते हैं? बात समझ में आ रही है? या सॉरी, पास्ट सिंपल में डाल सकते हैं, है ना। बिकॉज पास्ट सिंपल हम कहां पे यूज करते हैं? पास्ट सिंपल हम यूज करते हैं जब इवेंट किसमें हो? पास्ट में हो और कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाए, है ना। तो या तो अगर ये इंसान मर चुका होता तो हम इससे तो बात कर नहीं सकते थे, तो हम किसी और से बात करते इसके बारे में, तो यहां पर आंसर निकलता। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलूं कि हैव की जगह अगर मैं बोलता हूं कि हैज ही बीन टू आगरा, है ना। हैज ही बीन टू आगरा। अगर ये सवाल निकलता कि क्या कभी वो आगरा गया है, तो अब हमें जो ही है इसको देखना पड़ेगा कि ये लाइव है। लाइव मींस अलाइव, है ना। अलाइव है या डेड हो चुका है। अगर तो ये अलाइव है, अगर तो ये जीवित है, इसका मतलब इसका टाइम अभी पूरा थोड़ी ना हुआ, ये मर थोड़ी गया, ये जिंदा है। और जब जिंदा है इसके मतलब आगे अभी इसके पास चांस है कहां जाने का? आगरा जाने का। तो ये जो आंसर देगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में देगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये कंप्लीटली डेड हो चुका है, तो इसके बारे में जिससे हमने पूछा है वो क्या बोलेगा? नो ही डिडंट गो टू आगरा। सॉरी, नो ही डिडंट गो टू आगरा, ऐसे ये आंसर देगा। तो याद रखिएगा, फिनिश्ड लाइफ एक्सपीरियंस अगर आता है तो भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जबकि अनफिनिश्ड हमारे पास में क्या आता है? लाइफ एक्सपीरियंस अगर आता है, अनफिनिश्ड हमारे पास अगर लाइफ एक्सपीरियंस आता है तो हम उसमें किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझा रहा हूं बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही डीप लेवल की बातें हैं और कहीं ना कहीं पे एडवांस लेवल की बातें हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझने को मौका मिल रही है, तो इसलिए कोशिश कीजिए इनको अच्छे से समझ लेने की, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए एक बार में तो मैं दोबारा आपको बोलूं कि इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं और कोशिश करो इसको समझने की, देखने की कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है क्या अपनी जगह। आप कहेंगे सर दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही साबित हो सकते हैं, डिपेंड करता है ग्रैंड माँ के ऊपर। अगर ग्रैंड माँ अलाइव है, तब तो ये स्टेटमेंट सही है कि माई ग्रैंड माँ हैज़ बीन टू ओवर 50 कंट्रीज, कि मेरी जो ग्रैंड माँ है, जो दादी है, वो 50 कंट्री घूम चुकी है ना। और अगर वो एक्सपायर हो चुकी हैं, तो हम उसके बारे में क्या बोलते हैं कि माई ग्रैंड माँ वेंट टू ओवर 50 कंट्रीज। यस, ओके। कंट्री का कंट्रीज कर लीजिएगा, ओके, वाई को हटा के IES कर लीजिएगा, 50 कंट्रीज। यस और नो? तो माई ग्रैंड माँ वेंट टू ओवर 50 कंट्रीज, अगर आपने ये सेंटेंस बोला इसका मतलब ग्रैंड माँ क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। उनका जो एक पर्सन है, इनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है ये क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। जब ये एक्सपायर हो गई, इनका मतलब इनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो क्या हो गया? फिनिश हो गया। उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। लेकिन अगर तो वो अलाइव है, ग्रैंड माँ अलाइव है, इसका मतलब अभी भी चांसेस है कि वो 50 से 51st जो हमारे पास 51 जो हमारे पास कंट्री है, फर्स्ट नंबर की जो भी कंट्री है, नेक्स्ट नंबर की जो कंट्री है, उसके ऊपर वो घूम के या उसमें वो घूम के आ सकती है, अभी भी चांसेस है। तो जब अनफिनिश्ड हमारे पास क्या होता है? लाइफ एक्सपीरियंस होता है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं जो कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं कि पास्ट सिंपल का हम यूज़ कहां कहां करते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया पास्ट सिंपल के अंदर सबसे पहले जो फिनिश्ड टाइम होता है वहां पे हम काम में लेते हैं। दूसरा, फिनिश्ड हमारे पास लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। और अब मैं तीसरे की बात करता हूं, कौन सा, जो फिनिश्ड हमारे पास में क्या होता है, एक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन होता है। अब ये बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल सा है। कैसे, जैसे मैं बोलूं कि she ran in मैराथन। ओके, she ran in मैराथन। ओके, और दूसरा मैं एक एग्जांपल लूँ, she has run in मैराथन। ओके, ध्यान से देखिएगा, she has run in मैराथन और दूसरा she ran in मैराथन फॉर 2 years। ओके, और यहां पर मैं शी हैज़ रन इन मैराथन लिखता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं लास्ट वाले टॉपिक को समझा रहा हूं कि जब फिनिश्ड एक्शन होगा, अब सीधी सी बात है, उम्मीद करता हूं कोई चीज़ समझ में तो आ रही होगी, है ना। तो आप ये कहेंगे कि सर फिनिश्ड एक्शन अगर होगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ओके, तो हम, हाँ जी, तो जब पास्ट सिंपल का हमें यूज करना होगा, इसका मतलब फिनिश्ड एक्शन चाहिए हमारे पास में। कैसा एक्शन चाहिए, फिनिश्ड एक्शन चाहिए। और अगर अनफिनिश्ड एक्शन होगा तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, शी रैन इन मैराथन फॉर 2 years, वो 2 साल तक क्या की, मैराथन के अंदर भागी या दौड़ी। ठीक है, तब तो हम किसका यूज करेंगे, फिनिश्ड एक्शन, मतलब 2 साल के लिए, 2 साल तक, मतलब 2 साल एक कंप्लीट क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। 4 हमने 2 years का यूज किया, 4 के साथ में 2 years का यूज किया, इसका मतलब 2 साल का एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो जब टाइम पीरियड पूरा होता है एक्शन के साथ में, तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जबकि अगर वो अभी भी भाग रही है, मतलब टाइम मेंशन नहीं है, ध्यान रखना, भाग रही है मतलब कि अगर वो अभी भी वो चांसेस है उनके पास में कि वो मैराथन में शामिल हो सकती है, वो मैराथन का पार्टिसिपेट कर सकती है, मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो याद रखिएगा, जब टाइम मेंशन होता है एक्शन के साथ में, जब एक्शन के साथ में टाइम मेंशन हो, इसका मतलब वो टाइम पूरा है। अगर आपके पास में पीरियड ऑफ टाइम पूरा है तो आप फिनिश्ड एक्शन के साथ में किसका यूज करोगे, पास्ट सिंपल का यूज करोगे। अदरवाइज आप किसका यूज करोगे, अनफिनिश्ड आपका जो एक्शन होता है उसमें आप किसका यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 इसके यूजेस देखे। सबसे पहले, कोई भी इवेंट जब पास्ट में हो तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो ये तो सबको मालूम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि सर जो डीप स्टडी होती है या जहां से हमारे सेंटेंस गलत बिल्कुल होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वो आपका ये रहा कंसेप्ट सारा का सारा, क्या कि फिनिश्ड टाइम के साथ में पास्ट सिंपल आएगा, फिनिश्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में पास्ट सिंपल आएगा, फिनिश्ड एक्शन के साथ में पास्ट सिंपल आएगा। ठीक है, अगर अनफिनिश्ड टाइम, अनफिनिश्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस, अनफिनिश्ड एक्शन रहेगा तो इन सब के साथ में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये कैसे कैसे होगा, ये सारा मैंने आपको पिछले 10 मिनट के अंदर समझा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो हमने इसके यूजेस देख लिए, हमने इसका पैटर्न चेक कर लिया, हमने इनके जो वर्ब होती है, स्पेशली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको देख लिया। अब हम आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हम बात करेंगे कुछ इसके कीवर्ड्स की। किसकी बात करेंगे, कीवर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कीवर्ड्स बोल दीजिए यार, या आप क्या बोल सकते हैं इनको, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं इनको, आइडेंटिफिकेशन, कीवर्ड्स या एडवर्बियल। क्या बोल सकते हैं, एडवर्बियल। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। एगो, yesterday, ओके, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। लास्ट मंथ, उसके बाद में इन 2000, इन लास्ट डिकेड,
एंड ETC। तो ये जितने भी आप वर्ड मीनिंग्स देख रहे हैं, ये जितने भी आप ऐसे वर्ड मीनिंग्स देख रहे हैं, ये किसको शो करते हैं? तो ये शो करते हैं पास्ट सिंपल को। किसको शो करते हैं? पास्ट सिंपल को शो करते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर गिवन सेंटेंस के अंदर आपको इनमें से कोई सा वर्ड मीनिंग नजर आ जाए तो वहां पर चांसेस किसके हैं? पास्ट सिंपल टेंस के आने के चांसेस है। दूसरी बात याद रखना, ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं ये किसको शो करते हैं? तो याद रखिएगा, ये फिनिश्ड टाइम ऑफ पीरियड को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? फिनिश्ड टाइम ऑफ पीरियड को शो करते हैं। ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स आप देख रहे हैं, एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट मंथ, इन 2000 है ना, इन दिसंबर, इन सितंबर, जो भी है, लास्ट सितंबर, इन लास्ट डिकेड, ओके, ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो ये फिनिश्ड टाइम ऑफ पीरियड को शो करते हैं। इसलिए इनके साथ में हमेशा क्या आएगा? पास्ट सिंपल आएगा। क्या आएगा? पास्ट सिंपल। ठीक है, इसलिए इनके साथ क्या आएगा? हमेशा पास्ट सिंपल आएगा। जबकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट क्लियर करवाया कि अगर मान लेते हैं कोई वर्ड है टुडे, है ना, या हमारे पास में है दिस मॉर्निंग, क्या है हमारे पास में वर्ड? दिस मॉर्निंग, ओके, या दिस डे, या फिर हमारे पास में दिस नून, ओके, या हमारे पास में रिसेंटली, कौन सा वर्ड आ गया? रिसेंटली, या हमारे पास में आ जाए लेटली, या हमारे पास में आ जाए सो फार। तो ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो ये सारे के सारे वर्ड्स किसको शो करते हैं? तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स शो करते हैं अनफिनिश्ड टाइम ऑफ पीरियड को। किसको शो करते हैं? तो ये सारे के सारे शो करते हैं अनफिनिश्ड टाइम ऑफ पीरियड को। इसका मतलब इन वर्ड्स के साथ में आपको कंफ्यूजन रहनी है या रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस डे जो है, ये जितने वर्ड मीनिंग आप देख रहे हो इनके साथ में पास्ट टेंस भी आ सकता है, उन्हीं के साथ में प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है। तो जैसे ही सेंटेंस में ये वाले वर्ड मीनिंग आपको नजर आ जाए तो एक बार थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा और सेंटेंस का मीन निकालने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि वहां पर जो सेंटेंस में दिया हुआ टाइम है क्या वो पूरा हुआ है, फिनिश हुआ है, या वो अनफिनिश है। अगर तो वो अनफिनिश्ड है इसका मतलब तो आपको प्रेजेंट का यूज करना है, और अगर वो गिवन टाइम आपके पास टाइम ऑफ पीरियड जो है वो फिनिश्ड हो गया है तो इसका मतलब वहां पर आपको किसका यूज करना है? पास्ट सिंपल का यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पर समझिएगा। मैंने बोला आई सो हिम टुडे, ठीक है, आई सो हिम टुडे, और दूसरा आई हैव सीन हिम टुडे। दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पूरे सही है। दोनों ही जो स्टेटमेंट है कंप्लीटली करेक्ट है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है एंड आपका मीनिंग वाइज और टेंस वाइज भी करेक्ट है। क्यों हुए करेक्ट? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो आई सो हिम टुडे, इसका मतलब आप अगले दिन चले गए। आप जब बात कर रहे हो, आप जब ये सेंटेंस बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट डे बात कर रहे हो, है ना। तो मैंने कहा टुडे जब फिनिश्ड हो जाता है, कोई भी चीज जो फिनिश टाइम ऑफ पीरियड होती है तो पास्ट सिंपल का यूज करते हो। लेकिन अगर आपने ये सेंटेंस बोला इसका मतलब टुडे अभी बाकी है, पूरा दिन अभी हुआ नहीं है, टाइम का कोई ना कोई पॉइंट पे आप वहां पे खड़े होकर वो बात बोल रहे हो। जैसे कि टुडे मानी 24 घंटे का पीरियड होता है ना हमारे पास, टुडे एक दिन जो होता है 24 घंटे का होता है। अगर आपने ये सेंटेंस बोला इसका मतलब ये अनफिनिश्ड टाइम है। ये कैसा टाइम है? अनफिनिश्ड टाइम है। इसका मतलब आई हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगर टुडे आपका पास्ट हो चुका है, मतलब कि अगर ये दिन आपका पूरा का पूरा बीत चुका है, इस दिन के आगे आप बात कर रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे? पास्ट सिंपल का यूज करोगे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो पेड बैचेस होते हैं, है ना, ये जो कोर्स बेचते हैं ना टीचर्स, वो सारी चीजें जो है वहां पर ये बताते हैं। ओके, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपकी कि आपको कहीं से भी पढ़ाई करने का मौका मिले, चाहे वो यूट्यूब से मिले, चाहे वो किसी ट्यूशन वर्क से मिले, या कहीं अपने स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिले, या बुक से मिले, जहां से भी आपको मौका मिले पढ़ने का, आपको वहां पर मटेरियल जो है पूरा मिले। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली आपकी प्रॉब्लम होने की वजह से आप रह जाओ किसी भी चीज को समझने से। तो देखिएगा आगे चलते हैं। अब हम करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। क्या करते हैं? कुछ इसके एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल से पहले याद रखिएगा एक छोटा सा टॉपिक और समझा दूं। टॉपिक तो नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन की। किसकी बात है? कॉन्ट्रैक्शन की। याद है ना कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? हर टेंस के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो वर्ब होती है आपको उसको शॉर्ट करके लिख देना होता है ना। तो याद रखिएगा यहां पर हमारे पास वर्ब कौन सी है? डिड तो है हमारे पास में वर्ब, है ना। हमारे पास वर्ब कौन सी है? डिड वर्ब है। और डिड हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो किस में आती है? नॉट में आती है, मतलब कि नेगेटिव में आती है। तो आप इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो होता है वो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो डिडंट यूज कर सकते हैं। डिडंट क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसकी। किसकी? डिड प्लस नॉट की। ओके, अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव के अंदर, तो याद रखिएगा मैंने बताया था बेसिक के अंदर कि पॉजिटिव के अंदर जो होता है वो तो कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती ही नहीं है मौजूद। ये सुनो, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इस वजह से हम वहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट हमारे पास में होता है इस सेंटेंस के अंदर या टेंस के अंदर, तो नेगेटिव के अंदर डिड प्लस नॉट लगता है, तो हम उसका वहां पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, देखिएगा ध्यान से। मैं बोलता हूं कि दे टॉक्ड
ईच अदर, दे टॉक्ड ईच अदर। ओके, आगे देखिए, इसका नेगेटिव बना लेते हैं एक बार फटाफट से। दे डिड नॉट टॉक ईच अदर। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब मैंने क्या समझाना है, कॉन्ट्रैक्शन समझाना है आपको। तो यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा ही नहीं ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। किसके साथ बनता है कॉन्ट्रैक्शन? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। यहाँ पर आप बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सा है। दे के साथ में आपने क्या करना है, डिड नॉट को ऐड करना है। तो डिड के साथ में जैसे ही आपने नॉट को ऐड किया तो क्या बना, दे डिडंट। क्या बना, दे डिडंट। और उसके बाद में टॉक ईच अदर, क्या आ जाएगा, टॉक ईच अदर। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली करेक्ट है आपके पास स्टेटमेंट, और ये भी कंप्लीटली करेक्ट है। आप कहेंगे सर अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है और किसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से, तो क्यों बताया? बताया इसलिए सो दैट आपके माइंड में भी रहे। देखो, कुछ चीज़ें याद होनी भी जरूरी है, समझनी भी जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप थोड़े दिनों बाद में कभी भी लाइफ के अंदर जब आप एक्सपीरियंस करेंगे स्पोकन इंग्लिश का, तो वहाँ पर आपको जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। वहाँ पर आप पूरा ना बोल के अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, दे डिड नॉट टॉक ईच अदर, इसकी जगह आप ये बोलते हैं दे डिडंट टॉक ईच अदर, तो कहीं ना कहीं पे इंप्रेशन भी आपका ज़्यादा पड़ता है एज ए स्पीकर और बीइंग ए स्पीकर, यस और नो। तो वहाँ पे के लिए मैंने आपको समझा दिया कि दे डिडंट टॉक ईच अदर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब हम क्या है अपने इस वीडियो के लास्ट पड़ाव के ऊपर है, और आखिरी पड़ाव के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो इसके बारे में होने वाली जो कुछ कॉमन एरर्स हैं, इस टेंस के अंदर आने वाली जो कुछ कॉमन एरर्स हैं, हम उनको देखने की कोशिश करते हैं और फिर क्या करेंगे, अपने इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हम बात करेंगे कॉमन एरर्स। ठीक है, कि इस सेंटेंस के अंदर या टेंस पास्ट सिंपल जो हमारे पास में है, वहाँ पे जो सेंटेंसेस हमारे पास में आते हैं, कैसे कैसे हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और कहाँ पे हम लोग जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो करते हैं। देखिएगा ध्यान से और कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में आइडेंटिफाई करने की, ठीक है ना, उन एरर्स को। आई डिड नॉट वेंट देयर लास्ट ईयर। कोशिश करो मेरे साथ सॉल्व करने की। आइडेंटिफाई करो सबसे पहले तो कि सर कौन सी मिस्टेक है, और जो मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, करेक्ट करने की कोशिश करो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। फिर मैं बोलता हूँ दे लास्ट इवनिंग। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू करेक्ट देम। ओके, कोशिश करो। मोहित डिड नॉट wanted to talk to me, okay, since 1 year। ओके, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की इसको। ओके, मैं समझाऊंगा अभी आपको, और यहीं पर इन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको किसी एक एग्जांपल के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट और देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बी पेशेंट एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज एग्जांपल्स। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग फटाफट से। मैंने बोला, चलो इसको इंटरोगेटिव बना लेते हैं और हम ऐसे लिखते हैं कि डिड शी टुक बाथ टुडे। चलो, ये 4 एग्जाम्पल है और कोशिश करो इनको सोल्व करने की फटाफट से। जहाँ पर एरर्स हम लोग कर सकते हैं वो एरर मैंने आपको बता के दी है, और मैं आपको ये बात बता दूं फटाफट से कि ये चारों स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं पे गलत है। क्या है? गलत है। अब आप मुझे बताओ इनमें क्या गलती है और क्या इनका जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है। देखिएगा फटाफट से। आई डिडंट वेंट देयर लास्ट ईयर। क्या समझ में आया? सर डिड नॉट के साथ में हमेशा अब आपकी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है ना, तो डिडंट वांट, वेंट जो है वो गलत है, वांट फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी यही किया होगा। नेक्स्ट, दे गो टू मार्केट लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग इसका मतलब टाइम फिनिश हो गया है, और फिनिश्ड टाइम एक्शन या लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में हम किसका यूज करते हैं? हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। यहाँ पर तो ये बेस फॉर्म लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे ये गो नहीं आएगा, क्या आएगा? वेंट आएगा। क्या आएगा? वेंट आएगा। ठीक है। मोहित डिड नॉट वांटेड टू मोहित डिड नॉट वांटेड टू टॉक टू मी सिंस 1 ईयर। कहाँ गलती नजर आ रही है? मुझे पता है डेफिनेटली आप सिंस 1 ईयर पे सर्कल करोगे या इसको हाईलाइट करोगे। क्यों सिंस 1 ईयर? सर ये तो बताया नहीं था आपने, है ना। और दूसरा सिंस या फॉर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर गलती ये नहीं है, ये तो कंप्लीटली सही है। गलती जो है वो यहाँ पे है, डिड प्लस नॉट के साथ में वांटेड नहीं आता है, क्या आता है? वांट आता है। क्या आता है? वांट। अब आपका दिमाग बार बार वही जाएगा कि सर सिंस 1 ईयर तो है जो वो किसको करता है? टाइम ऑफ पॉइंट को करता है ना, या पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, करता है कि नहीं करता है। लेकिन याद रखना यहाँ पर
पर जब पास्ट सिंपल के अंदर हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं तो वो उस टाइम के बारे में जो फिनिश्ड एक्शन होता है या फिनिश्ड जो टाइम होता है उसी को शो करता है। क्या? मोहित डिड नॉट वांट टू टॉक टू मी सिंस 1 ईयर, मतलब एक साल से मोहित मुझसे बात नहीं करना चाहता था। ये तो एक साल जो आया है ना, ये क्या है? ये पास्ट का एक साल है। मोहित पिछले एक साल से मेरे से बात नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से ये सिंस 1 ईयर बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, किसी भी चीज़ के ऊपर बाउंड मत रहना, स्ट्रिक्ट मत रहना कि सर सिंस या फॉर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है क्या, है ना। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर उसका फंक्शन किस लेवल का है। अभी अगर आपको याद हो, मेरे कुछ स्लाइड्स पहले आपको फॉर भी बताया था ना, फॉर 2 ईयर्स कुछ ऐसा था, कुछ एक सेंटेंस, तो वहाँ पर भी हमने फॉर का यूज किया था टाइम ऑफ पॉइंट के साथ में या टाइम ऑफ पीरियड के साथ में। यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने सिंस का यूज कर लिया, तो ये कंप्लीटली अपने आप में क्या है? करेक्ट है। जबकि गलती यहाँ पर थी तो वांटेड को हटा के वॉट करना था। ठीक है, यहाँ देखिएगा, डिड शी टुक बाथ टुडे, है ना। अब डिड आ गया, इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? टेक होती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ देखा कि सर कहाँ पर हमारी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है, और उसके बाद में हमने इनको करेक्ट करने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में हमने पास्ट सिंपल से जुड़े हुए जितने भी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जितने हमारे पास बातें हो सकती थी, जितने डाउट्स हमारे पास बन सकते थे, उनको हमने सोल्व करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। जितने कंसेप्ट बन सकते थे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, डिलीवर करने की कोशिश की है। अब हमारा यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस पूरा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कोशिश कीजिएगा इसको स्प्रेड आउट करने की, जिनको रिक्वायरमेंट है कोशिश कीजिएगा उनको वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको इस टेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेरी आपके माइंड सेट में है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट योर प्रॉब्लम इन योर कमेंट बॉक्स। क्लियर? टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।